हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। मैं मीना राणा, आपकी मैथ्स टीचर आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे थे क्लास 7 का मैथ्स चैप्टर, हमारा चल रहा था इंटीजर्स, और इंटीजर्स के हम कुछ क्वेश्चन कर रहे थे। तो चलिए, कल हमने एक क्वेश्चन किया था जो आधा हमारा छूट गया था। क्वेश्चन हमारा था, शून्य से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर था, यानी कि 12 बजे किसी कमरे का तापमान कितना था, 10 डिग्री सेल्सियस। यदि आधी रात तक 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे, यानी कि प्रति घंटे में कमरे का जो तापमान है वो 2 डिग्री सेल्सियस, तो हमें बताना था कि जो तापमान है वो what time would be the temperature be 8 डिग्री below जीरो, यानी कि जीरो से नीचे 8 डिग्री कब होगा, कहाँ पे ये तापमान होगा। तो हमने यहाँ फाइंड कर लिया था। तो हमने क्या किया था, टेम्परेचर एट नून, 12 बजे का तापमान था हमारा 10 डिग्री सेल्सियस। ऐसे ही रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर पर आवर, प्रत्येक घंटे में तापमान में जो कमी आ रही थी वो 2 डिग्री सेल्सियस की थी। तो तब हमने 1 बजे का तापमान निकाला था। इसमें हमने क्या किया, 10 डिग्री सेल्सियस में से -2 किया, और ऐसे ही हमने ये तापमान आगे 8 PM तक निकाल लिया था। अब हम करेंगे 9 PM। तो 9 PM पर कितना होगा, -6 -2 डिग्री। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, माइनस माइनस का प्लस होगा, तो ये आ जाएगा -8 डिग्री। तो देखिए हमें टाइम बताना था, क्या बताना था कि किस समय तापमान शून्य से नीचे 8 डिग्री सेल्सियस नीचे होगा। तो किस समय पे होगा ये, तो ये तापमान हमारा होगा 9 बजे। तो आप क्या लिखोगे, एट 9 PM टेम्परेचर विल बी -8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। अब नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना था, आधी रात को तापमान क्या होगा। अब आधी रात का हमें तापमान निकालना है। तो देखिए 12 बजे से रात के 12 बजे तक का टाइम कितना होगा, दिन के 12 से 12 घंटे। ठीक है। और प्रति घंटे तापमान में कमी कितनी आ रही है, 2 डिग्री सेल्सियस की। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 24 डिग्री सेल्सियस माइनस का ये आएगा। ये तो हमारा तापमान कम हुआ है, लेकिन हमें बताना है कि रात के 12 बजे को तापमान कितना था। तो देखिए, क्योंकि शुरू का हमारा तापमान है 10 डिग्री सेल्सियस, तो बताएंगे आधी रात का तापमान क्या हो जाएगा, 10 ± 24। तो ये आ जाएगा हमारा तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ क्लास टेस्ट +3 मार्क्स आर गिवन फॉर। एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक उत्तर के लिए, सही उत्तर के लिए +3 अंक दिए जाते हैं, और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -2 अंक, माइनस का 2 अंक उनको दिया जाता है, यानी कि 2 अंक कट जाते हैं। और किसी भी प्रश्न को हल करने का प्रयत्न न करने पर कोई भी नंबर उनको नहीं दिया जाता है। तो यहाँ पे दे रखा है कि राधिका ने 20 नंबर प्राप्त किए, यदि उसके 12 उत्तर सही पाए गए तो आपको बताना है कि उसके गलत उत्तर कितने हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पहले सही उत्तर के लिए दिए गए नंबर।
तो सही उत्तर के लिए कितने नंबर दिए गए हैं? +3। तो राधिका ने कितने प्रश्न उसने हल किए? तो राधिका ने 20 अंक, राधिका के ने टोटल जो है उसका स्कोर था 20 अंक, और उसने सही उत्तर कितने दिए? 12। तो राधिका के सही उत्तर के लिए दिए गए नंबर। तो देखिए, राधिका ने टोटल 12 सही उत्तर दिए, तो इसको हम करेंगे 12 को गुणा करेंगे +3 के साथ, तो ये आ जाएगा 36। अब राधिका को सही उत्तर के लिए कितने मार्क्स दिए? इसको मार्क्स मिले। ठीक, अब आपको क्या बताना है? राधिका का राधिका के प्राप्त अंक, तो टोटल उसको मिले 20 अंक। राधिका को टोटल 20 अंक मिले थे। अब आपको बताना क्या है कि उसने कितने प्रश्नों का उत्तर गलत दिया है। तो गलत प्रश्नों की जो संख्या होगी वो क्या हो जाएगी? हम क्या करेंगे, टोटल मार्क्स में से जो उसने, क्योंकि उसको 20 टोटल मार्क्स मिले थे और जो सही उत्तर के लिए उसको मार्क्स दिए गए थे वो थे 36, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 36, यानी 20 में से, तो इसको प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, ये आ जाएंगे 16, माइनस का 16। ठीक है, ये तो इसको मार्क्स मिले। अब हमको निकालना क्या है? गलत प्रश्नों की संख्या निकालनी है। तो गलत प्रश्नों की संख्या कैसे निकलेगा? मार्क्स तो उसको गलत उत्तर के लिए कितने मिले? -16। अब हमें निकालना है, क्योंकि हमें एक, तो यहाँ पे लिखेंगे एक गलत जवाब के लिए दिया गया गलत उत्तर पर दिए जाने वाले मार्क्स या नंबर, दिए जाने वाले अंक कितने हैं? -2। तो एक गलत जवाब दिए जाने पर उसको -2 मिले हैं। तो यहाँ पे देखिए, अब उसको गलत टोटल जवाब के लिए कितने मिले? -16। तो इसको हम डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएंगे गलत प्रश्नों की संख्या, गलत प्रश्नों की संख्या। तो ये आ जाएगा -16 अपॉन -2। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 8। यानी कि राधिका ने, तो यहाँ लिखेंगे हम, राधिका ने 8 या 8 गलत जवाब दिए। तो यही हमें निकालना था कि राधिका ने कितने गलत जवाब दिए। तो राधिका ने 8 प्रश्नों का गलत जवाब दिया। कॉपी कर लीजिए इसे। तो स्टूडेंट, यहाँ पे पूर्णांकों का जो चैप्टर आपका है वो खत्म होता है। थोड़ा सा हम रिवीजन करते हैं और उसके बाद हम करेंगे नया चैप्टर नंबर 2, फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स, दशमलव और भिन्न। ठीक है, तो फ्रैक्शन यानी पूर्णांक में आपने सबसे पहले क्या पढ़ा? पूर्णांक क्या होते हैं? प्लस और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर। थोड़ा सा इसको हम रिवीजन करते हैं। तो देखिए, इंटीजर सब पढ़ रहे थे,
तो इंटीजर्स क्या होता है, ये कोई नंबर लाइन है, ये 0 है, +1 +2 और +3, -1 -2 और -3, और ये इन्फिनिटी तक चलता है, ये प्लस इन्फिनिटी से और माइनस इन्फिनिटी तक ये इंटीजर चलता है। इन सारे नंबर्स को प्लस इन्फिनिटी और अनंत तक, ठीक है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स का जो कलेक्शन है उसको हम कहते हैं इंटीजर, यानी कि पूर्णांक। माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में जितने भी नंबर आते हैं उन सब नंबर को हम पूर्णांक बोलते हैं, ठीक है। इन नंबर्स को नेगेटिव इंटीजर बोला जाता है, नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। और इसको बोला जाता है इन पॉजिटिव इंटीजर, इसे बोलते हैं पॉजिटिव। ये नेगेटिव इंटीजर्स हैं और ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, 0 भी इन इंटीजर्स में इंक्लूड होता है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स के कलेक्शन को, और 0 भी इसमें इंक्लूड होता है, उसको हम कहते हैं इंटीजर्स, ठीक है। अब इन इंटीजर्स को प्लस माइनस हम कैसे करते हैं वो हमने इस चैप्टर में सीखा, उन कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, इसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। तो फर्स्ट आपने, जब आप क्या कर रहे थे, सम किया इन इंटीजर्स को, तो आपने पढ़ा क्लोजर लॉ या प्रॉपर्टी। तो क्लोजर लॉ में आपने क्या पढ़ा, जब दो इंटीजर्स को हम आपस में ऐड करते हैं तो उनका जो सम होता है वो भी इंटीजर्स आता है, ठीक है। तो यहाँ पे दो इंटीजर ले लेते हैं, -2 और +4। तो प्लस माइनस का माइनस होगा और पॉजिटिव का नंबर आएगा 2, तो ये भी क्या है, एक इंटीजर्स है, ठीक है। तो पहला प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी क्लोजर प्रॉपर्टी, उसमें क्या किया हमने, दो इंटीजर्स को हमने ऐड किया तो उनका जो सम आया था वो भी इंटीजर आया था, ठीक है। फिर नेगेटिव के केस में हमने देखा था, जब हमने इनको डिफरेंस किया था इन नंबर का, तो यहाँ पे a - b जब हमने किया था तब भी हमारा क्या आया था, इंटीजर। तो दो इंटीजर्स ले लीजिए, 2 -2 और -4, तो ये आ जाएगा माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, और ये आएगा -6, और ये भी क्या है, एक इंटीजर है, ये भी एक पूर्णांक है, ठीक है। थर्ड हमने क्या किया था, जब इन इंटीजर्स को हमने क्या किया था, मल्टीप्लिकेशन किया था, यानी उनका गुणा किया था। तो क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ पे भी आपकी क्या हुई थी, a क्रॉस b, यानी कि दो इंटीजर्स को जब आपने मल्टीप्लाई किया तो वो भी इंटीजर आया था। तो ले लीजिए 2 × -3, तो इसको 2 3 6 और माइनस का 6, और ये भी क्या है, एक इंटीजर्स है। तो यहाँ भी आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हुई थी। जब हमने डिवीजन किया था, तो डिवीजन में क्लोजर प्रॉपर्टी क्या थी, a डिवाइडेड बाय b इज नॉट इक्वल टू इंटीजर, ये इंटीजर नहीं था, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे 2 को डिवाइड करो 4 से, तो 2/4 और कट के आ जाएगा 1/2। तो ये एक इंटीजर नहीं है, ये क्या है, एक फ्रैक्शन है, ठीक है, जिसको हम नेक्स्ट चैप्टर में आप पढ़ेंगे। तो ये हमारा क्या नहीं था, इंटीजर नहीं था। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में हमने क्या देखा था, ऐड किया था दो नंबर को, तो क्लोजर प्रॉपर्टी a + b = इंटीजर। जब सब्ट्रैक्शन किया था तो a - b = इंटीजर आया था। मल्टीप्लिकेशन के लिए भी हमने यही किया था, a × b आया था इंटीजर, लेकिन डिवीजन के लिए ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हुई थी। नेक्स्ट हमने किया, सेकंड प्रॉपर्टी थी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या लॉ भी कह सकते हो आप इसको। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन में क्या था, a
प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। यानी जब दो इंटीजर्स को आपस में क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है, और आगे जाके जब उनके ऑर्डर चेंज किए जाते हैं, वो भी इंटीजर्स आया था। ठीक है, यानी यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि अगर ए को मैं 1 मानूं और बी को 3 मानूं और इस इक्वेशन में रखूं, तो ये आया था 1 प्लस 3 किसके इक्वल आएगा, 3 प्लस 1 के। ठीक है, तो इसको देख लीजिए, तो ये हो जाता है 4, ये आ जाएगा ये भी 4। तो यहाँ पे इंटीजर्स के लिए आप नेगेटिव नंबर रख के देखिए, कोई नेगेटिव रख लीजिए, a इज इक्वल टू -2 और b इज इक्वल टू -4। तो इसमें रखेंगे जब हम, तो क्या हो जाएगा, -2 -4, तो ये आ जाएगा -6। ठीक है, ये आपका आ गया लेफ्ट हैंड साइड। जब हमने राइट हैंड साइड में देखेंगे, तो राइट हैंड साइड क्या है, -b, तो b कितना है, -4 और a है -, यहाँ हम निकाल रहे हैं b प्लस a, तो ये आएगा -2, तो ये भी आ जाएगा -6। तो यहाँ से देखिए, हमने नेगेटिव भी रखा, पॉजिटिव नंबर के साथ भी किया, तो दोनों केस में क्या हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारा इक्वल आ रहा है -6 के। देखिए, ठीक है, तो एडिशन के लिए ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं ये, इसको देख लीजिए। अब इसी प्रॉपर्टी को हम जब सब्ट्रैक्शन के लिए यूज करते थे, a माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए। तो देखते हैं, एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं इसमें। लेट्स सपोज a इज इक्वल टू -2 और b मैं ले लेती हूँ पॉजिटिव का 3। तो इसमें जब हम रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, -2 और प्लस ये आएगा -2 और माइनस पहले से है, ठीक है, और प्लस का 3। ये हम यहीं पे करते हैं, b यानी कि 3 माइनस और माइनस का 2। तो देखिए माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, ठीक है, और ये आ जाएगा माइनस का 5, और यहाँ पे राइट हैंड साइड में ये भी आ जाएगा +5। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये क्या आ रहा है, -5 और ये आ रहा है +5। यानी कि जब हम सब्ट्रैक्शन कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे सब्ट्रैक्शन के लिए, तो वहां पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है। तो यानी आप यहाँ से क्या समझे कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन के लिए तो हो रही है, लेकिन जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो सब्ट्रैक्शन में ये प्रॉपर्टी लागू नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे सॉल्व करके देखा, a माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए किया, तो आप देख पा रहे हैं अलग अलग आंसर आ रहे हैं, ये माइनस का है और ये प्लस का है। तो ये प्लस माइनस आपस में इक्वल नहीं हो सकते हैं, तो ये डज नॉट इक्वल टू। ओके, अब नेक्स्ट हमने किया था, आप इसको समझ लीजिए, पूरे करा रखे हैं आपको, ये आपका रिवीजन चल रहा है। अब थर्ड हमने कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में, ये किसके लिए था, एडिशन के लिए, ये सब्ट्रैक्शन के लिए। अब हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है, a इंटू बी। अब क्योंकि हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, b इंटू ए। अब b पहले आएगा, इनका ऑर्डर चेंज करते हैं हम इस प्रॉपर्टी में। ठीक है, इसको हम हिंदी में क्रम विनिमय नियम कहते हैं, क्रम विनिमय नियम, यानी हमने इंटीजर्स का क्रम चेंज कर देना है आगे जाके। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में a यहाँ था, तो राइट हैंड साइड में a यहाँ आ गया, b पहले पीछे था, अब आगे आ गया। तो हमने इन दो इंटीजर्स का क्रम चेंज कर दिया है इस प्रॉपर्टी में। और इस प्रॉपर्टी में हम क्या कर रहे हैं, सब में वही काम, सिर्फ साइन चेंज कर रहे हैं। हमने एडिशन में देखा कि ये प्रॉपर्टी लागू हो रही है, हमने नेगेटिव नंबर लेके देखे, पॉजिटिव लेके देखे, तो सबके लिए था ये। ठीक है, लेकिन जब हम नेगेटिव सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो वहां पे हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लागू नहीं हो पा रही है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आ पा रहा है। अब हम करेंगे किसके लिए,
मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो यहाँ पे हम रखेंगे a -2 और b -3, दोनों नेगेटिव नंबर ले लेते हैं। आप चाहे तो पॉजिटिव भी ले सकते हो इसको। तो देखिए इन वैल्यूज में हम रखेंगे, इसमें रखेंगे तो ये आ जाएगा -2 मल्टीप्लाई बाय -3 इज इक्वल टू b का करेंगे आप पहले, तो यहाँ आएगा -3 मल्टीप्लाई बाय -2। ठीक है, तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है साइन को हम किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, किस तरह से डिवाइड करते हैं। तो आप जरूर देखिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। तो देखिए -2 और माइनस माइनस का आपको बताया था कि माइनस का माइनस के साथ जब मल्टीप्लाई होता है तो वो प्लस हो जाता है। तो 3 2 6 और 6 आएगा प्लस का, क्योंकि रूल हम पहले पढ़ चुके हैं। तो यहाँ भी 3 2 6। तो देखिए जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दोनों में क्या आ रहा है, ये प्रॉपर्टीज हमने पहले अलग अलग पढ़ी थी, लेकिन अब हम इनको एक कंबाइंड रूप में पढ़ रहे हैं कि कहाँ कहाँ, ताकि आपको क्लियर हो सके ये प्रॉपर्टी कहाँ लागू हो रही है और किस केस में नहीं हो पा रही है। तो देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रहा है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी है ये वाली, ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के लिए भी लागू होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप अदर्स नंबर भी ले सकते हो, आप खुद से कर सकते हो। आज घर में जाके सारी प्रॉपर्टीज को आप पहले उनका वो बनाइए, नोट बनाइए और उनमें कुछ वैल्यूज रखिए, पूर्णांक रखिए और फिर कीजिए कि ये सब नंबर के लिए लागू है या नहीं है। ठीक है, अब है हमारा डिवाइड। तो देखिए डिवीजन में भी यही काम होगा। काम क्या होगा, लॉ तो हमारा वही चल रहा है, क्रम विनिमेय नियम चल रहा है। हम पूर्णांकों को क्रम बदल के उनका नियम बना रहे हैं, नियम आपको बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ ये नियम लागू हो पा रहा है। तो देखिए हमने प्लस में कर दिया कि ये नियम लागू होता है, माइनस में ये लागू नहीं होता है क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आ पा रहा है। मल्टीप्लिकेशन के केस में हमने देखा कि ये नियम लागू हो रहा है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है होल्ड्स यहाँ हो पा रही है। अब हम डिवीजन करेंगे, a डिवाइडेड बाय b इज इक्वल टू b डिवाइडेड बाय a। ठीक है, तो पहले हम इसको देखेंगे एक एग्जांपल से। तो a को आप कुछ भी पुट कीजिए 2 और b सपोज 6। ठीक है, तो यहाँ पे रखिए लेफ्ट हैंड साइड में। तो लेफ्ट हैंड साइड है हमारा a डिवाइडेड बाय b यानी कि 2 डिवाइडेड बाय 6। तो ये आ जाएगा 2/6 और कट के ये आ जाएगा 1/3। तो लेफ्ट हैंड साइड आया 1/3। अब b माइनस a में रखेंगे राइट हैंड साइड में। तो देखिए b माइनस b डिवाइडेड बाय a। ठीक है, तो देखिए b कितना है 6 और डिवाइडेड बाय a कितना है 2। अब इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 6/2। तो ये तो आपको आता होगा 6/2, यानी कि आपको करना क्या है 2 को डिवाइड करना है 6 से। तो 3 2 6, इसको माइनस हो गए। तो आंसर कितना आया आपका यहाँ पे, आंसर आया आपका यहाँ पे 3। तो देखिए यहाँ पे आंसर कितना है 1/3 और राइट हैंड साइड में है आंसर 3। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। जब हमने इन दोनों को अलग अलग डिवाइड किया, इंटीजर्स हमने कुछ मान लिए अपनी तरफ से, तो वहां पे आपका लेफ्ट हैंड साइड, तो यहाँ भी हम क्या लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से इक्वल नहीं है। ठीक है, तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में आपने देखा, तो यहाँ से हम क्या कहेंगे कि जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है यानी कि क्रम विनिमेय नियम है, तो वो किस किस के लिए लागू होगा। सबसे पहले एडिशन के लिए, एडिशन के केस में क्रम विनिमेय नियम लागू होगा। ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन के केस में होगा। सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए हमने प्रूफ करके भी आपको बता दिया है कि जब हम माइनस करते हैं दो इंटीजर्स को
तो वहां पे आपका ये नियम लागू नहीं हो पाता है। ठीक है, चलिए इसको कॉपी कर लीजिए आप लोग और घर में जाके सारे दो दो इंटीजर्स लेंगे आप और उनको घर में अलग अलग नंबर से करेंगे। ठीक है, तो इसको कॉपी कर लीजिए आप फटाफट। चलिए नेक्स्ट करते हैं। एसोसिएटिव लॉ। फर्स्ट पढ़ा क्लोजर लॉ, सेकंड पढ़ा कॉम्यूटेटिव लॉ, अब थर्ड है हमारा एसोसिएटिव लॉ। तो इसमें क्या होगा, तीन इंटीजर a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी। तो पहले हमने क्या करेंगे, b प्लस सी की ग्रुपिंग बनाएंगे और राइट हैंड साइड में a प्लस बी की ग्रुपिंग बनाएंगे और प्लस करेंगे इसको c के साथ। ठीक है, तो देखिए एक एग्जांपल से करेंगे इसको। a इज इक्वल टू 1, b 2 और c 3। तो इसमें रखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो a कितना है 1 प्लस b है आपका 2 प्लस 3। ऐसे ही राइट हैंड साइड में रखेंगे, तो यहाँ पे 1 प्लस 2 और प्लस प्लस c है हमारा 3। तो जब हमारे पास ब्रैकेट्स होते हैं तो पहले हम सॉल्व करते हैं ब्रैकेट्स को। ठीक है, तो ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 हो जाएगा 5 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 हो जाएगा 3 और 3 प्लस 3, तो ये आ जाएगा 6 इज इक्वल टू 6। तो यहाँ देखिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे कि जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो एडिशन के लिए लागू होती है। ठीक है, इसी तरह ये मल्टीप्लिकेशन के लिए भी ये लागू होती है। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या होगा, a को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे b के साथ इंटू c के साथ, ये इक्वल आएगा a इंटू b इंटू c के। तो यहाँ एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारी लागू होती है। इन दो को आप घर में एग्जाम्पल रख के उनको घर में इनकी प्रैक्टिस करोगे, अलग अलग इंटीजर्स को आप रखोगे। तो बच्चों आज हमने इंटीजर्स की प्रॉपर्टी पढ़ी, उसके बारे में रिवीजन किया कि किस तरह से क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए लागू होती है, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए ये प्रॉपर्टी लागू नहीं होती है। आप घर में इनकी प्रैक्टिस करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम नया चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, फ्रैक्शन एंड डेसिमल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।